बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे बीएस प्रोग्राम का मॉक टेस्ट भी है। सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप किसी भी मेडिकल के प्रोग्राम के लिए फार्म डी, डीपीटी, बीएसएमटी किसी भी प्रोग्राम के लिए टेस्ट देना हो तो ये एमसीक्यूज आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, मुफीद होंगे। चलिए जी पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट इनटू विच फैगोसाइटिक सेल। मोनोसाइट किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं? मोनोसाइट जब छोटे होते हैं तो वो आपके पास मोनोसाइट कहलाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, अपनी जो शेप होती है उसको चेंज करते हैं तो वो मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी इज़ योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डीएनए इज़ नॉट फाउंड इन। डीएनए जो आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो किस में नहीं होता? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट आपके पास जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये याद रखिएगा आपके पास रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं होता। क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ताकि उसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें अंदर आ सके, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा, तो इस वजह से उसमें क्या नाम है, डीएनए नहीं होता। और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारे आपके पास डब्ल्यूबीसी की एग्जाम्पल है। तो इसमें आपके पास क्या होता है? डीएनए होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच आइन ड्यूरिंग ब्रीथिंग आर मॉनिटर्ड बाय। तो क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और एच आइन यानी कि प्रोटॉन जो लिखा हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग यानी कि आपके जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें जो आपकी ब्रीथिंग होती है वो किस से मॉनिटर होती है? तो टैक्टिक रिसेप्टर्स नहीं, कीमो रिसेप्टर बिल्कुल सही है। कीमो रिसेप्टर जो कि आपके पास कैरोटिड और आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी आर्टरी आपके पास मेंशन है आपकी बुक में। तो कीमो रिसेप्टर होते हैं जिसमें आपके पास कैरोटिड और आपके पास आर्टिक आर्टरी ऐसे कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होते हैं? ब्रीदिंग आउट यानी कि सांस को बाहर निकालना। तो वो क्या होता है? एक पैसिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। एक्सलेशन आपके पास एक पैसिव प्रोसेस है और आपके पास जो इनहेलेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सलेशन में याद रखिएगा कि रिलैक्शन ऑफ क्या होते हैं? आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। तो ये भी सही है, ये रॉन्ग नहीं है। उसके बाद क्या है? डायफ्राम इज कंप्रेस्ड। ये क्या लिखा हुआ है? डायफ्राम इज कंप्रेस्ड विद नहीं होगा, डायफ्राम इज कंप्रेस्ड। तो ये याद रखिएगा आपके पास जब भी एक्सलेशन होती है तो एक्सलेशन जब होती है, जैसे कि ये समझ लें ये आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये आपका डायफ्राम है। जब भी एक्सलेशन होती है तो डायफ्राम अपने ओरिजिनल शेप में इस तरह से डूम शेप में आ जाता है, तो डायफ्राम कंप्रेस नहीं होता। ये अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन में डायफ्राम आपके पास थोड़ा यूँ हो जाता है, तो यहाँ पे ये डायफ्राम इज कंप्रेस, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज रिड्यूस। बिल्कुल सही है। जब एक्सलेशन होती है तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इस तरीके से होता है और इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है? ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय। तो ये आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ट्रिप्सिनोजेन जो कि आपके पास एक एंजाइम है, तो ये किस तरीके से एक्टिवेट होता है? HCl नहीं, HCl से नहीं एक्टिवेट। सिक्राटिन तो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन ये वगैरह रिलीज करवाता है। एंटीरोकाइनेज तो बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिनोजेन जो कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है उसको एक्टिवेट करता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? लाइट रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस। जो हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है उसमें लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन आपके पास क्या प्रोड्यूस नहीं करता? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था उसमें प्रोटॉन एटीपी भी प्रोड्यूस होते हैं। NADPH ये भी प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस होता, वो आपके पास डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अ प्योरली मरीन फाइलम इज। कौन सा फाइलम है जो बिल्कुल मरीन है यानी कि बिल्कुल पानी में रहता है? मोलस्का नहीं। मोलस्का की कुछ एग्जाम्पल आपके पास पानी में है, कुछ लैंड पे, जैसे कि स्नेल आपके पास एग्जाम्पल है जो कि आपको मतलब कि पार्क वगैरह पे घास पर मिल जाता है। एनालिड्स नहीं, एनालिड्स तो मतलब कि बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हाँ ये सही है। इकाइनोडर्मेटा पूरा का पूरा मरीन है,
उसमें सारे जो भी एनिमल्स हैं ना वो मरीन में रहते हैं, यानी कि आपके पास पानी में रहते हैं, मरीन है सारे। तो ऑप्शन सी इज और आंसर। बाकी आर्थ्रोपोडा भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज, वो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन है वो कौन सी है? हीट्रोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, आइसोगैमी। तो ये याद रखिएगा, हीट्रोगैमी आपके पास प्लांट से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन है, ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स आर, सबसे जो पुराने वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो आपके पास कौन है? तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है वो लाइकोफाइटा है, जिसको हम लाइकोप्सिडा भी कहते हैं, लाइकोप्सिडा। ये आपके पास कौन से हैं? वेस्कुलर प्लांट है सब, ये जो है ना वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ट्रेकियोफाइट जिनको हम कहते हैं, ये सारे की एग्जाम्पल। उसके बाद है सीलोफाइटा। सीलोफाइटा ये आप लोग याद रखिएगा, सीलोफाइटा वो प्लांट्स हैं जिसमें आपके पास क्या होगा? लीव्स और एंड मैं लिख रहा हूँ रूट्स, ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, ए बी एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखा है? स्पेनोफाइटा, फिलिनोसोफाइटा, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिखवाना चाह रहा था कि हीट्रोगैमी जो है ना आपके पास, ये याद रखिएगा, ये आपके पास किस में होगी? ऊपर वाले में हम लिख लेते हैं। हीट्रोगैमी कहाँ गई? हाँ, हीट्रोगैमी ये आप याद रखिएगा, हीट्रोगैमी आपके पास ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में होती है, ब्रायोफाइट्स। और ये याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं? नॉन वेस्कुलर, NON, नॉन वी लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉन वेस्कुलर। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न। फर्न का गैमेटोफाइट क्या होता है? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम ये आपके पास फीमेल का स्ट्रक्चर होता है, कोन्स नहीं होता। एंथ्रीडियम मेल का स्ट्रक्चर होता है, प्रोथैलस। तो फर्न का जो आपके पास गैमेटोफाइट कहलाता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास कहलाता है प्रोथैलस। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के किसकी वजह से होती है? आपके पास वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है, ऑप्शन सी। आयंस फ्लो करते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड। तो ये याद रखिएगा, आपके पास जब भी एनोड की बात हुई तो लिखने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, जब भी एनोड आए इलेक्ट्रोलिसिस पे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा आपके पास रिडक्शन होगी, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज कैप्ड एट। तो ये आपको थर्मोकेमिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी इक्वेशन है, तो आपने याद रखिएगा जब QV आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना, तो मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी आपके पास होगा तो उस पर क्या होगा? जैसे कि ये आपके पास इक्वेशन है ना, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। सॉरी ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर आपके पास -W आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास जो वर्क है, नो वर्क, जब वर्क क्यों नहीं होगा? जब आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो जैसे कि आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है? P डेल्टा V। अब कांस्टेंट वॉल्यूम W 0 होगा, तो ये W जब 0 होगा ना तो ये आपकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वर्क तो होगा ही नहीं। तो इसी वजह से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में वर्क उस वक्त नहीं होगा जब आपके पास सिस्टम किस पे हो? कांस्टेंट आपके पास वॉल्यूम पे हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लीस्ट एंट्रोपी इज फाउंड इन विच स्टेट। एंट्रोपी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, यानी कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उसके बाद ये इतने इतने छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, तो ये इसकी एंट्रोपी है। एंट्रोपी इसकी बढ़ गई, ये एंट्रोपी इसकी मतलब कि बिल्कुल ही कम है या ना होने के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो सबसे कम एंट्रोपी किस में? लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसके कुछ बॉन्ड बने हुए होते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाते हैं, तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो एंट्रोपी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी मतलब कि थोड़े बहुत बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, तो इस पर भी नहीं। आइस एट 100 डिग्री सेल्सियस।
आइस के अंदर ना आपके पास बॉन्ड बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो सबसे जो कम एंट्रोपी होगी ना वो आपके पास आइस में होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH इन 1 DM³ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी बराबर होती है मास ऑफ सॉल्यूट के, ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन आपके पास DM³। अब देखें यहाँ पर आपके पास सॉरी मास नहीं है, ये आपके पास मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मोल्स नहीं दिए हुए, तो मोल्स हमें पता है कैसे निकालने हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो 20 ग्राम मास दिया हुआ है, NaOH का मोलिकुलर मास 40 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1.2 यानी कि 0.5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 0.5 लिख लिया और आपके पास वॉल्यूम कितना है 1 DM³। अब देखिए इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं ये तरीका करता हूँ, आप लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट को इधर लेके जाया, जब पॉइंट को इधर लेके जाऊंगा तो 10⁻⁻1 आएगा, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये क्या होगा 5 × 1 × 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 तो 0.5 मोलर। ये आपके पास मोलैरिटी आ रही है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ, दूसरे तरीके से ये से, जैसे कि हमारा वो क्या आया था 1.2 आया था, ठीक है। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ था आपके पास 1 लिखा हुआ था, 1 इस तरीके से निकला हुआ था। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा 2 × 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो आपका चैप्टर है उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच डज नॉट अल्टर द pH ऑफ सोल्यूशन। कौन सा कंपाउंड है जो कि pH ऑफ सोल्यूशन को चेंज नहीं करता। NH4Cl ये तो चेंज कर देगा, Na2C होती है सोडियम कार्बोनेट सॉरी, ये भी चेंज कर देगा, NaCl सोडियम क्लोराइड तो ये चेंज नहीं करेगा। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड कभी भी आपके पास pH ऑफ सोल्यूशन को चेंज नहीं करता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन, इफ लिखा हुआ है ऑफ मास एक्शन मीन्स, तो एक्टिव मास का मतलब होता है मोल पर DM³, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन, व्हाट विद दिस बिहेवियर इट इज क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड टू बी। ग्रेफाइट आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त कंडक्ट करेगा जब आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, आपके पास पैरेलल हो। लेकिन जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ना यहाँ इस तरीके से बीच में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इस तरीके से बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी आपके पास एन आइसोट्रोपिक कहलाती है, यानी कि डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में, यानी कि जब पैरेलल है तो आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है ग्रेफाइट, लेकिन जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल आपको दी, ये ग्रेफाइट है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में अभी ये पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के, ये सारे जो हैं पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक देखें इस तरीके से ये सारे पैरेलल हैं, ये बीच में मैंने एक आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंडेड। हाइड्रोजन बॉन्ड का पहले मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास इससे पहचाना जाता है NOF, नॉफ या फिर फोन, ये याद रख लीजिए, जिसमें ये तीनों कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वाटर में ऑक्सीजन है, सही है, CH4, अब ये CH4 में ना F है ना O है ना ON, तो ये आंसर है। NH3 में नाइट्रोजन है, HF में F है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, if the resultant intensity of interfering wave is 0 or less than the intensity of the individual wave, this type of interference is called। तो इंटरफेरेंस का मैंने आपको पहले बताया था, दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये आपके पास दो वेव्स जा रही हैं,
यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद अगर ये अलग अलग वेव्स बना रही हैं तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव हुआ। अगर टकराने के बाद ये मैं इसको रब कर दूं, टकराने के बाद ये बिल्कुल सीधी चली गई तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो यही पूछ रहे हैं कि जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव इज 0 या फिर लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव, तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द थिंग नीडेड रिक्वायर्ड इन द मीडियम फॉर द लाइट वेव प्रोपगेशन। लाइट वेव को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी चीज़ की नहीं, ना मीडियम की ना कुछ, वो तो वैक्यूम में ट्रैवल करती है ना, वो तो कहीं भी ट्रैवल कर लेगी, तो नन ऑफ दिस, कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ते हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन। माइकलसन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट यूज़ करा था, उनका ये जो इंटरफेरोमीटर था किस लिए आपके पास यूज़ होता है? तो वेवलेंथ ऑफ लाइट को पता करने के लिए, ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट्स अप्लाइज टू। डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव्स बोथ, मैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स। तो याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट आपके पास लाइट वेव्स और साउंड वेव्स दोनों पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेस 4 टाइम द वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल बिकम। क्या कह रहे हैं? मास ऑफ अर्थ, ये हमने पहले भी किया ये वाले सवाल। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो क्या कह रहे हैं? मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेस 4 टाइम, मास ऑफ अर्थ के करीब आप लिख दीजिए 4, देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी आपके पास देख रहे हैं, जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के, तो जब मास ऑफ अर्थ 4 टाइम इंक्रीज हुआ तो जी भी आपके पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स टू द मूविंग कार राउंड अ कॉर्नर ट्रैक इज प्रोवाइडेड बाय। अब देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने ट्रैक्स देखे होंगे, कुछ ट्रैक्स होते हैं जैसे ऐसे मुड़ते हैं ना, तो वहाँ पे कोने से ना थोड़ी सी रोड ना ऐसे ऐसे उठी हुई होती है, जैसे रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, तो उसमें जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स होती है ना, अब गाड़ी जब आपके पास जो भी गाड़ी है ना, जब भी वो इस तरीके से आपके पास टर्न लेती है तो एक फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको उस तरफ खींचती है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से बेंड होते हैं ट्रैक्स। आपने जब टर्न होता है ना, बहुत से बड़े बड़े टर्न होते हैं यू टर्न में ज़्यादातर, या फिर जो बड़े बड़े पुल होते हैं फ्लाईओवर, उसमें इस तरीके से जो होते हैं ना कोने से रोड्स थोड़ी सी भरी हुई होती है, बेंड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो आपको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसकी वजह से क्या होती है, गाड़ी आपके पास दीवार के अंदर नहीं जाएगी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस दूसरी साइड नहीं निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी। तो क्या कह रहे हैं, एक बॉडी है आपके पास, उसको किसी हाइट से गिराया है, तो यहाँ पर जैसे उसको गिरा दिया और टाइम दिया हुआ है हमें कितना, 5 सेकेंड। अब देखिए जब बॉडी आपके पास हाथ में होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। सिंपल फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ निकालनी है, वी आई तो 0 है, एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास 9.8 और टाइम क्या है 5। 9.8 को 10 करना है तो 10 5 तो 50, तो करीब करीब आंसर देख लें, 49 इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके द डिस्टिंग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है कि आपके पास जो एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आपके पास लैम्डा, तो ये आपके पास क्या है, तो डिस्टिंग्रेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, नंबर ऑफ एटम्स के। सॉरी ये आपका थोड़ा इस तरीके से है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके पास डेल्टा एन या फिर एन, ठीक है। तो ये तो खैर है एन माइनस लेमडा, तो ये तो बाद में जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर आती है। तो ये डेल्टा एन आपके पास जो एन है आपके पास, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है, तो यही है। तो डेल्टा एन आपके पास कहलाता है नंबर ऑफ डिस्टिंग्रेशन। तो नंबर ऑफ डिस्टिंग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट के। तो ये आपके पास क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहता है। उसके बाद क्या है, व्हाट विच आर वेक्टर, वेक्टर कौन से है, टाइम एंड मास, ये तो स्केलर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये वेक्टर है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। बाकी देख लेते हैं, लेंथ एंड वेट,
लेंथ आपके पास जो है स्केलर है, वेट आपके पास वेक्टर है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी दोनों वेक्टर हैं, सॉरी दोनों स्केलर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अभी पिछले मॉक टेस्ट में हमने एक एमसीक्यूज किया था, उसमें हम और या फिर उससे पिछले में या फिर गेस्ट पेपर में, तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जब भी बात आए तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ऑप्शन बी। एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। और टाइम पीरियड तो वही है जो वेव को ट्रैवल करने में लगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं वी सॉ अ क्रिकेट मैच डैश द स्कूल स्टेडियम। तो यहाँ पे आपको लगाना है एक वर्ड लगाना है, प्रेपोजिशन। यस, प्रेपोजिशन लगाना है। वी सॉ क्रिकेट मैच इन द स्कूल स्टेडियम, ये तो नहीं आएगा। इन द मतलब स्कूल स्टेडियम के अंदर, मतलब कि ज़मीन के अंदर जाके, नहीं। ओवर तो नहीं आएगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा। ऑफ भी नहीं आएगा। एट द स्कूल स्टेडियम ये आएगा। एट द स्कूल स्टेडियम का मतलब है स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर जाके मतलब कि हमने क्रिकेट मैच देखा एट द स्कूल स्टेडियम, तो ये सही होगा। ऑन द स्कूल स्टेडियम नहीं आएगा, यानी कि स्टेडियम के ऊपर बैठ के, तो ये भी नहीं। इन ऑन इस तरीके से नहीं आएगा, तो एट द स्कूल स्टेडियम राइट वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं एरर करेक्शन। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस 6 ईयर। मैं लंदन में रहा हूँ 6 साल से। अब यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ 6 ईयर नहीं, बीन 6 ईयर नहीं, एट 6 ईयर्स नहीं, हैज़ बीन 6 ईयर नहीं। हैज़ बीन तब आता जब लिविंग होता, आई बीन लिविंग। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसने यूज़ किया है, तो क्या होगा? 4 6 ईयर। देखिए 4 कब आता है? 4 उस वक्त आता है जब आपके पास कोई चीज़ की जो मुद्दत है, यानी कि जो उसका टाइम है, लिमिट है, वो आपको पता चल जाए। इसने बता दिया ना कि मैं लंदन में रहा हूँ कितने साल से? 6 साल से। 6 साल इन्होंने बता दिए। अगर ये बोलता कि आई बिन लिविंग इन लंदन सिंस 2014, मतलब कि अब 2014 से कब, मतलब कि कब से रह रहा है? 2014 के बाद से अब पता नहीं है कितने साल हो गए उसको, तो उसने ये बता दिया, तो वहाँ पे सेंस होता है। जब उसने खुद बता दिया कि भाई मैं 6 साल से रह रहा हूँ, तो उसने एक टाइम लिमिट आपको बता दी 6 साल से। तो यहाँ पर जब टाइम लिमिट आपके पास हो तो आपने क्या यूज़ करना पड़ता है? 4। नेक्स्ट पढ़ते हैं शी ऑलवेज डैश हर पेट डॉग विथ हर सेल्फ। अब देखिए शी लिखा हुआ, शी के बाद ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, प्रेजेंट सिचुएशन में, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। शी ऑलवेज टुक नहीं आएगा, टुक आपके पास पास इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद टेक्स, हाँ ये सही है। शी आपके पास सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर के साथ एस और एस की एडिशन होती है। क्या होगा? शी ऑलवेज टेक्स हर पेट डॉग विथ हर सेल्फ, तो ये राइट है, बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोनोटोनस सिनोनियम। मोनोटोनस का मतलब होता है लिमिटेशन, तो इसका सिनोनियम जो सेम मीनिंग होगा तो लिमिटेड, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिकल एंटोनियम। इकोनॉमिकल सस्ता ऐसे कुछ आता है, तो उसका एंटोनियम उलट क्या होगा? एक्सपेंसिव, हाँ ये हो सकता है, मतलब कि महंगा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है कोई इंसान जैसे कि पैसे ज़्यादा खर्च हो, फजूल खर्च जिसको हम कहते हैं ना, पैसे ज़्यादा खर्च करता हो, तो ज़्यादा बेहतर इसका आपका वो बन रहा है एक्सपेंसिव, जो कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है ना इकोनॉमिकल का। बाकी मैडेस, एफिशिएंट, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो उसी की मतलब कि हमारे पास सिनोनियम में आ रहे हैं।